अरे यार, हम लोगों ने एफोरिज्म 17 तक पढ़ा, जहां पर हम लोग पढ़ते क्या है ये समझते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या। हम लोग 9-10 एफोरिज्म में वाइटल एनर्जी एंड वाइटल फोर्स डायनेमिक्स पढ़ते हैं, जहां पर पढ़ते हैं कि ये जो वाइटल प्रिंसिपल है यही वाइटल एनर्जी है, यही डायनेमिक्स है, यही पावर ऑफ लाइफ है, यही लाइफ प्रिंसिपल है। अल्टीमेटली ये सब क्या है? एनर्जी है। एनर्जी को समझने के लिए हम लोग फोर्स फॉर्म में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग ग्रेविटेशनल एनर्जी पढ़ते हैं तो एनर्जी है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते हैं। उसी तरह से हम लोग पढ़ तो एनर्जी रहे हैं अल्टीमेटली, बट उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग वाइटल फोर्स वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो हनीमैन सर 5th एडिशन तक वाइटल फोर्स वर्ड यूज करते थे, बट उसके बाद उन्होंने चेंज करके वाइटल प्रिंसिपल यूज करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये जो प्रोसेस था पूरा, ये हम लोगों ने स्टुअर्ट क्लाउसर की जो फिलॉसफी थी वहां से समझते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा एफोरिज्म 11 में कि होम्योपैथी में कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज डायनेमिक होता है। तो एफोरिज्म 11 जो भी हमारा क्या है? डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज, दैट इज होम्योपैथी। कि इसके जरूरी नहीं हर चीज मटेरियल फॉर्म में ही हो, डिजीज मैटर फॉर्म में हो रही है, कोई बैक्टीरिया या फिर कोई वायरस या फिर कोई ना कोई मैटर बॉडी के अंदर एक्सेस में है या फिर कम है जिसकी वजह से डिजीज हुई, ये कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज क्या है? डायनेमिक है। एंड एलोपैथिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज क्या है? वो मटेरिया पिकन्स वाला है, मटेरियल कॉज ऑफ डिजीज, जो कि एफोरिज्म 13 है। तो एफोरिज्म 11 होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज एंड एफोरिज्म 12 एंड एफोरिज्म 13 इज अबाउट एलोपैथिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज, दैट इज मटेरिया पिकन्स। तो मटेरिया पिकन्स भले एफोरिज्म 11 के फुटनोट में मेंशन हो, बट वो हम लोग पढ़ते कहाँ है? एफोरिज्म 13 में। ये शायद मिसप्रिंट है जो भी कहना चाहूँ, बट हम लोग उसको पढ़ते हैं एफोरिज्म 13 में है। फिर हम लोग एफोरिज्म 14 में पढ़ते हैं कि अगर बॉडी के अंदर डिजीज के साइन सिम्टम आ रहे हैं, मतलब ये डिजीज क्यूरेबल ही है। बात खत्म। सबसे सिंपल यही है एफोरिज्म 14 कि बॉडी अगर साइन सिम्टम प्रोड्यूस कर रही है मतलब डिजीज कैसी है? क्यूरेबल है। फिर एफोरिज्म हम लोग 15 पढ़ते हैं, जहां पर ये पढ़ते हैं कि हमारी ये जो वाइटल एनर्जी है, ये जो हमारी मटेरियल बॉडी है, ये दोनों यूनिटी है, दोनों मिलकर एक ही चीज बनाते हैं। दोनों को हम लोग फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए अलग अलग पढ़ते हैं कि वाइटल एनर्जी अलग है, मटेरियल बॉडी अलग है, बट दोनों एक ही हैं। अगर हमें एक को समझना है तो हमें दूसरे को समझना ही पड़ेगा, या फिर अगर हम सिर्फ मटेरियल बॉडी को अच्छे से समझ लेते हैं तो हम वाइटल एनर्जी को समझ जाएंगे। वो हमारा एफोरिज्म 15 था। फिर एफोरिज्म 16 किसके बारे में था? कि मेडिसिन की क्यूरेटिव पावर क्या होती है। तो मेडिसिन की क्यूरेटिव पावर किस फॉर्म में होती है? एनर्जी फॉर्म में होती है। हम लोग पढ़ते हैं एफोरिज्म 16 में, जो कि यही होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि एनर्जी फॉर्म में थी, ये हमारे मटेरियल बॉडी में जो नर्व होती हैं, नर्व एंडिंग होते हैं, इसके थ्रू एक्ट करती है। जो कि क्या लिखा था? सेंटिएंट फैकल्टी ऑफ नर्व एवरीवेयर इन द मटेरियल बॉडी, ये लाइन लिखी थी एफोरिज्म 16 में। एफोरिज्म 17 में हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो एफोरिज्म 17 क्या है? सोल एम ऑफ द फिजिशियन। 17 से सोल। तो एफोरिज्म 17 क्या होता है? सोल एम ऑफ द फिजिशियन एंड मिशन ऑफ द फिजिशियन एफोरिज्म 1 था। और एफोरिज्म 17 में और क्या पढ़ते हैं हम लोग? पहला तो हमारा सोल एम ऑफ फिजिशियन होता है। सेकंड हम लोग पढ़ते हैं कि अगर सुपरस्टिशियस फैंसी आ रही है या फिर कोई वार्निंग ड्रीम आ रहा है, तो इसका ये मतलब होगा कि डिजीज या तो आ चुकी है या फिर प्रोग्रेस कर रही है। ये पहला फुटनोट था। और इसका सेकंड फुटनोट जो एफोरिज्म 17 का था, तो उसमें लिखा गया है कि ये जो नेचर है, ये जो गुडनेस ऑफ द नेचर है, ये गुडनेस ऑफ द गॉड है, ये एक फिजिशियन को हेल्प करती है क्योर करने में। तो कैसे हेल्प करती है? तो इस नेचर ने हमारी बॉडी को नेचर के साथ इतना अच्छे से मिक्स करके बनाया है कि दोनों बीच इतनी कन्फर्मिटी है कि क्यूरेबल डिजीज होगा तो साइन सिम्टम प्रोड्यूस होगा ही होगा। तो ये जो 17 एफोरिज्म का फुटनोट है एफोरिज्म 14-15 से पूरा स्टार्ट करके है कि अगर इस नेचर की ये गुडनेस थी तो उन्होंने बॉडी को इतना परफेक्ट बनाया कि हमारी बॉडी में साइन सिम्टम जो प्रोड्यूस हो रहे हैं
तो डिजीज क्यूरेबल होगी। और इसी साइन सिम्टम के थ्रू हम ये जो साइन सिम्टम है, ये जो पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज है, इसी को ऑब्जर्व करेंगे अनप्रिजुडाइज होकर, जो कि क्या है एफोरिज्म 6। और एफोरिज्म 7 में पढ़ते हैं, अगर हम सारे इस पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज को समझ लेते हैं तो हमें एक टोटलिटी ऑफ सिम्टम बनाता है, और इसी टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बेसिस पे हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो हम लोग जो एफोरिज्म 7 में टोटलिटी ऑफ सिम्टम पढ़ते हैं, तो वो चीज आके कनेक्ट होती है एफोरिज्म 18 में दोबारा से। तो हनुमान सर ने जितना अब तक समझाया एफोरिज्म 17 में, एफोरिज्म 18 में वही चीज वो दोबारा बात करते हैं। क्या कहते हैं कि जो भी हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम बनाए पेशेंट की, तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम होती क्या है? तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम क्या होती है? एक क्वालिटेटिव सिम्टम एनालिसिस है कि पेशेंट जो भी मान लो 100 सिम्टम दे रहा हो, वो उस पेशेंट की एक पिक्चर होगी। उस पिक्चर में से 3, 4, 5 सिम्टम ऐसे सिम्टम होंगे जिसकी हम टोटलिटी बनाएंगे, और यही टोटलिटी जो होती है उस इंडिविजुअलाइजेशन करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम है, यही मेडिसिन सेलेक्ट करने में हेल्प करती है। टोटलिटी ऑफ सिम्टम को प्रोड्यूस कौन करता है? वाइटल एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। तो अगर वाइटल एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है तो यही वाइटल एनर्जी मेडिसिन सेलेक्ट करने में हेल्प करती है। यही टोटलिटी ऑफ सिम्टम मेडिसिन सेलेक्ट करने में हेल्प करती है। तो हम लोग एक ही चीज को हनुमान से बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से समझाते हैं, तो हम कुछ अलग नहीं है, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हर चीज को डॉट बाय डॉट को कनेक्ट कर रहे हैं कि ये सारी थिंकिंग आनी चाहिए जब हम कोई चीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम क्या पढ़ते हैं कि एफोरिज्म 18 में कि जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम है, ये अल्टीमेटली हेल्प कर रही है किस चीज में? मेडिसिन को सेलेक्ट करने में। अब पढ़ते हैं एफोरिज्म 18। फ्रॉम दिस इंड्यूबिटेबल ट्रुथ। ड्यूबिटेबल का मतलब क्या होता है? जिसपे डाउट किया जा सके, जिसपे संदेह हो। और इनड्यूबिटेबल का क्या मतलब हो जाएगा? बिना किसी संदेह के, निसंदेह, विदाउट एनी डाउट। मतलब ये जो सच है जिसके अंदर संदेह नहीं है, पहले लाइन का यही मतलब हुआ, फ्रॉम दिस इनड्यूबिटेबल ट्रूथ। जो सच है जिसके अंदर संदेह नहीं है, तो वो कौन सा चीज है? वो है क्या? दैट बिसाइड द टोटलिटी ऑफ सिम्टम, टोटलिटी ऑफ सिम्टम विथ कंसिडरेशन ऑफ अकम्पनिंग मोडेलिटी। कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम के साथ में अगर अकम्पनीड मोडेलिटी को लिया जाए तो नथिंग कैन बी एनी मीन बी डिस्कवर्ड इन डिजीज। डिजीज के अंदर इसके सिवा हमें कुछ भी डिस्कवर नहीं करना है। तो अगर कोई पेशेंट आया, वो अपने सिम्टम बता रहा हो, तो हमें सिर्फ उसके अंदर एक टोटलिटी ऑफ सिम्टम के साथ में अकम्पनीड मोडेलिटी को ही सर्च करना है, इसके सिवा कुछ भी सर्च नहीं करना। ये जो लाइन है, ये जो सच है, ये कैसा है? बिना किसी संदेह के है, विदाउट एनी डाउट है। आगे समझना, वेयर विद दे कुड एक्सप्रेस देयर नीड ऑफ एड, क्योंकि इसी के थ्रू वो अपनी एड के लिए हेल्प मांगते हैं। कौन? हमारी वाइटल एनर्जी। तो हमारी वाइटल एनर्जी टोटलिटी ऑफ सिम्टम को प्रोड्यूस कर रही है, जिसके थ्रू वाइटल एनर्जी हेल्प मांग रही है, नीड ऑफ एड, कि मेरी हेल्प कर दो। तो वो साइन सिम्टम प्रोड्यूस कर रही है। तो वह साइन सिम्टम को एक पोर्ट्रेट ऑफ पिक्चर मिलेगी। अल्टीमेटली हम खोजेंगे क्या उसके? एक टोटलिटी ऑफ सिम्टम विथ अकम्पनीड मोडेलिटी, कॉमा इट फॉलो अनडिनाइबली। डिनाई करने वाला, डिनाइबली का क्या मतलब होता है? जिसे हम नकार दें। और अनडिनाइबली का क्या मतलब है? जिसे हम नकार ना सके। तो ये ऐसा ही है क्या? दैट द सम ऑफ द ऑल द सिम्टम एंड कंडीशन इन ईच इंडिविजुअल केस ऑफ डिजीज मस्ट बी द सोल इंडिकेशन। कि सम ऑफ ऑल द सिम्टम एंड कंडीशन, जितने भी सिम्टम है उसके साथ में जो कंडीशन है, तब कंडीशन हमारी क्या क्या होगी? कि ये जो सिम्टम के साथ मोडेलिटी हम चेक करते हैं कि कब कोई सिम्टम की कंडीशन का क्या मतलब हुआ कि ये किस वेदर में एग्रावेट कर रहा है, जिसे हम लोग मॉडलिटी पढ़ते हैं कि किस सिम्टम में एग्रावेशन हो रहा है, किस सिम्टम में अम्लियोरेशन हो रहा है, किस कंडीशन के बाद ये डिजीज पैदा हुई, उसका कॉन्फ्लिक्ट क्या था। क्या लिखा है? ऑल द सिम्टम एंड कंडीशन, जितने भी सिम्टम है एंड उसकी कंडीशन। तो उसकी कंडीशन क्या होगी कि वो किन किन वजह से प्रोड्यूस हुआ, उसके पहले की कंडीशन क्या थी पेशेंट के अंदर।
तो हमें पेशेंट के अंदर सिर्फ टोटलिटी ऑफ सिम्टम ही सर्च करना है। अगर ये चीज सच है जिसके अंदर डाउट नहीं किया जा सकता तो हम नकारेंगे नहीं। क्या, किस चीज को, कि ये जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम है यही सिर्फ इंडिकेट करता है हमारी मेडिसिन। तो क्या लिखा है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम एंड कंडीशन। तो हम कंडीशन के अंदर क्या लेंगे, उसका मेंटल कंडीशन कैसी है, उसकी फिजिकल कंडीशन कैसी है, उसके आसपास की कंडीशन कैसी है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसेसरी सर्कमस्टांसेस बोलते हैं। किस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये डिजीज पैदा हुई वो भी ध्यान देना है। तो क्या लिखा था, टोटलिटी ऑफ सिम्टम एंड कंडीशन। कंडीशन क्या है यहाँ पर, तो कंडीशन कौन कौन से कंडीशन की वजह से ये डिजीज पैदा हुई इन ईच इंडिविजुअल केस ऑफ डिजीज। सिर्फ डिजीज में नहीं, एक इंडिविजुअल केस में। भले ही 10 लोगों को टाइफाइड हो तो हम सब में टाइफाइड का एक ही कॉज नहीं खोजेंगे। हर पेशेंट के अंदर इंडिविजुअल केस के जो डिजीज है, हर पर्सन की डिजीज अलग है, उसके इंडिविजुअल केस में हम उसकी टोटलिटी ऑफ सिम्टम के साथ में कंडीशन खोजेंगे, क्योंकि सबकी कंडीशन क्या हो सकती है, अलग हो सकती है। क्या है, इन ईच इंडिविजुअल केस ऑफ डिजीज मस्ट बी द सोल इंडिकेशन। सोल मतलब ओनली, अकेला, सिर्फ यही इंडिकेट करता है, कॉमा द सोल गाइड टू डायरेक्ट अस इन द चॉइस ऑफ रेमेडी। जो मेडिसिन चॉइस ऑफ रेमेडी होगी कि हमें मेडिसिन कौन सी देनी है, वो जो चॉइस ऑफ रेमेडी में हेल्प कौन करता है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम हेल्प करता है। तो जब हम लोग एफोरिज्म 147 पढ़ते हैं तो वहां पे क्या पढ़ते हैं, स्पेसिफिक रेमेडी। तो ये जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम है वो किसमें हेल्प करेगा, चॉइस ऑफ रेमेडी, कि हम कौन सी मेडिसिन देनी है। अगर उसमें से हम एक मेडिसिन सेलेक्ट कर लें तो हमारी क्या बन जाती है, स्पेसिफिक रेमेडी। और वही मेडिसिन जब हम दे दें पेशेंट को, पेशेंट ठीक हो जाए, तो वही स्पेसिफिक रेमेडी क्या कहलाने लगती है, सिनोनिमम कहलाने लगती है। तो हम लोग भले एक एक एफोरिज्म अलग अलग पढ़ रहे हैं, बट एक दूसरे से कनेक्शन कैसे होगा ये चीज पढ़ना हमें क्या आना चाहिए। तो एफोरिज्म 18 है क्या, एफोरिज्म 17 में क्या पढ़ते हैं, सोल एम ऑफ द फिजिशियन, कि फिजिशियन को क्योर करना है। बट एफोरिज्म 18 में क्या है कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम ही क्या करती है, हेल्प करती है किस चीज में, मेडिसिन सेलेक्ट करने में। सोल इंडिकेशन, अगर ये वर्ड बोला जाए या कोई पूछे कि सोल गाइड क्या होता है मेडिसिन सेलेक्ट करने में, तो हमारा आंसर होता है टोटलिटी ऑफ सिम्टम। तो अगर ये पूछ रहे सबसे पहले किस एफोरिज्म में मेंशन हुआ, तो हम तुरंत किसको बोलेंगे, कॉज ऑफ कैजनेसिस वाला, जो कि हमारा क्या था एफोरिज्म 7। वहां सबसे पहले टोटलिटी ऑफ सिम्टम लिखा था, और वहीं पर लिखा हुआ था क्या, कि वाइटल एनर्जी ही सिम्टम प्रोड्यूस कर रही है, और वाइटल एनर्जी ही बता रही है कि उसकी मेडिसिन क्या होगी। तो अगर वाइटल एनर्जी ही सिम्टम प्रोड्यूस कर रही है और वही बता रही है उसकी मेडिसिन क्या होगी, तो हम मेडिसिन कैसे सेलेक्ट करते हैं, उसके सिम्टम के बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं। तो एक दूसरे एफोरिज्म से हमें कनेक्शन समझ में आना चाहिए। हम ऐसा नहीं पढ़ सकते कि हम एफोरिज्म 18 पढ़ रहे हैं तो 18 ही हमें पढ़ना है, ठीक है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं होगा। अगर हम 18 पढ़ रहे हैं तो इसके आगे पीछे की हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब हमें समझ में आएगा है क्या, ठीक है। तो अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने पढ़ा क्या। तो हम लोगों ने एफोरिज्म 9-10 में क्या पढ़ा था, वाइटल एनर्जी क्या होती है, वाइटल प्रिंसिपल क्या होता है। और वाइटल एनर्जी ना रहे तो बॉडी हमारे छोटे छोटे केमिकल कंस्टिट्यूएंट में टूट कर दोबारा से इस फिजिकल वर्ल्ड में मिल जाती है। 9-10 का हम लोगों को फुटनोट पढ़ा। फिर 11 में पढ़ा हम लोगों ने कि ये जो डायनेमिक एफोरिज्म 11 में क्या हम लोगों ने पढ़ा, डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज के। होम्योपैथी में डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज होता है कि डिजीज किस वजह से हो रही है, क्योंकि डायनेमिक वे में प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहाँ पे मटेरियल कॉज नहीं होगा। फिर एफोरिज्म 13 में पढ़ते हैं एलोपैथिक पॉइंट ऑफ डिजीज कि मटेरिया पिकंस क्या होता है। तो मेंशन 11 के फुटनोट में है, बट एक्सप्लेनेशन एफोरिज्म 13 में है। ये जो आर्य डडजियन सर का ट्रांसलेशन है इसके अंदर है। फिर एफोरिज्म 14 में पढ़ते हैं कि जितने डिजीज होंगी वो सिम्टम प्रोड्यूस करेंगे ही करेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। और एफोरिज्म 18 हमारा क्या है कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम इज द सोल इंडिकेशन ऑफ द रेमेडी। तो एफोरिज्म 18 जब भी बोला जाए तो हमें क्या बोलना है कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम ही क्या हो, सोल इंडिकेशन ऑफ रेमेडी बताता है। तो हमसे Y1 पूछा जाए, कोई भी पूछे, या कोई ये पूछ ले कि ये चीज कहाँ लिखी गई, तो हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि एफोरिज्म 18 के अंदर ये चीज मेंशन है।